सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। आज हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान से साप्ताहिक सत्संग प्रस्तुत करते हैं और परम पावन आशुतोष महाराज जी से प्रेरित हैं। आज का विषय है चले शहरों से दूर गांव की ओर, जो अप्रैल 2019 की अखंड ज्ञान पत्रिका से प्रेरित है। कलकल करती नदियां, ऊंचे ऊंचे वृक्ष, पेड़ों पर फुदकते हुए पक्षी, पंख फैलाकर नाचते मोर और सुरभित फूलों पर मंडराते भंवरे, भला किसके मन को नहीं मोहते हैं। पर प्रकृति के इस सौंदर्य का दर्शन करना हो तो शहर वासियों के कदम भी गांव की ओर बढ़ जाते हैं। गांव का सादगिरी भरा वातावरण और मिट्टी की सौंधी खुशबू सभी के दिलों को खूब लुभाती है। आइए आज कुछ ऐसे गांव की सैर पर चलते हैं जो शहरों के शोरगुल और प्रदूषण से कोसों दूर है। भगवान का अपना बगीचा। यदि आपको इस संसार में ही भगवान का उपवन देखने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो मेघालय अपनी हरी भरी वादियों के कारण हमेशा से पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना रहा है। मेघालय का ही एक गांव है मावल्यानांग। यह अपनी प्राकृतिक संपदा और स्वच्छता के कारण भगवान का अपना बगीचा के नाम से जग प्रख्यात है। वर्ष 2013 में भारत का यह गांव एशिया के सबसे सुंदर और स्वच्छ गांव के तौर पर ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत भी हुआ है। यहाँ सिर्फ सफाई ही 100% नहीं, साक्षरता दर भी 100% है। पर प्रश्न तो यह है कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत तो सन 2014 में हुई थी, फिर उससे पहले ही यह गांव स्वच्छता की मिसाल कैसे बना। दरअसल 500 लोगों की आबादी वाला यह छोटा सा गांव बहुत अनुशासित है। यहाँ न केवल पॉलीथीन और धूम्रपान पर पूर्णतः रोक है, बल्कि सार्वजनिक स्थलों पर थूकना तक वर्जित है। इसका अनुपालन ग्रामवासी तहे दिल से करते हैं। यहाँ बचपन से ही बच्चों को साफ सफाई की घुट्टी पिलाई जाती है। पहली दूसरी कक्षा में ही उन्हें घर और विद्यालय की सफाई का काम सिखाया जाता है। सफाई ठीक से ना करने पर भोजन तक से वंचित रखा जाता है। यह सफाई का बीड़ा प्रशासन ने नहीं, प्रत्येक गांव वासी ने उठाया हुआ है। छोटे से छोटे दैनिक कार्यों में साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाता है। इन्हीं कारणों ने इस गांव को देश विदेश के लिए स्वच्छता मॉडल बना दिया है। यहाँ जिस ओर भी दृष्टि घुमाओ, बांस के बने कूड़ेदान और स्वच्छता का निर्देश देते बोर्ड दिखाई देते हैं। मार्ग में यदि कहीं कूड़ा भूले से पड़ा हो तो उसे देखने वाला पहला व्यक्ति उसे कूड़ेदान में डाल देता है। गांव वासियों द्वारा कूड़ा कचरा खाद की तरह जैविक खेती में इस्तेमाल किया जाता है। मार्ग में हर ओर फूल पौधे खिले दिखते हैं। यहाँ घर भी पर्यावरण के अनुकूल कंक्रीट की बजाय बांस के बनाए जाते हैं। इस गांव में पेड़ की जड़ों और शाखाओं से बने प्राकृतिक पुल भी देखने को मिलते हैं। स्थानीय ग्रामवासियों की सूझबूझ और सामूहिक प्रयास ने इस गांव को इतना स्वच्छ और सुंदर बनाया कि आज हर कोई इस गांव को भगवान का बगीचा कहता है। अब दृष्टि हमारी ओर है। क्या हम इनसे प्रेरणा लेकर इस संपूर्ण सृष्टि को भगवान का घर बनाएंगे? समाज और प्रकृति में बदलाव का अनूठा प्रयोग। आज का अधिकांश भारत प्रदूषण और कन्या भ्रूण हत्या जैसी दो ज्वलंत समस्याओं से जूझ रहा है। समाधान के रूप में राजस्थान के राजसमंद जिले का पिपलांतरी गांव एक अनूठा समीकरण लेकर आया है। एक बेटी यानी कि 111 पेड़। जहां हर कोई बेटे का जन्म होने पर खुशियां मनाता है, वहां इस गांव में बेटी के जन्म को
उत्सव की तरह मनाने का अनोखा ही अंदाज है। एक समय इस गांव में हर ओर चट्टानें ही चट्टानें नजर आती थी। तब पिपलांत्री के भूतपूर्व सरपंच श्याम सुंदर पालीवाल ने संपूर्ण गांव के सहयोग से केवल पत्थरों में ही नहीं, पत्थर हृदयों में भी फूल खिला दिए। जिस देश में बेटियों को बोझ माना जाता रहा है, वहां इस गांव में एक बेटी के पैदा होने पर 111 पेड़ लगाए जाने लगे। बेटी है तो हरियाली है, यह गांव इस उक्ति का ज्वलंत उदाहरण बना। रक्षाबंधन पर गांव की बेटियां पेड़ों को राखी बांधती हैं। पेड़ों को दीमक से बचाने के लिए आसपास एलोवेरा यानी कि घृत कुमारी के पौधे लगाए जाते हैं। वातावरण स्वच्छ रहे इसलिए तुलसी, नीम, शीशम, बांस, आंवले आदि के पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। इनकी पौध ग्रामवासियों के लिए रोजगार का भी सशक्त साधन बन गई हैं। बेटी के जन्म पर वृक्षारोपण ही नहीं, उसके नाम पर 31,000 रुपए की रकम 18 वर्ष के लिए फिक्स डिपॉजिट यानी कि सावधि जमा की जाती है। इसमें माँ बाप 10,000 रुपए और पंचायत समेत गांव के सभी लोग 21,000 रुपए की रकम जोड़ते हैं। इसके बदले में माता पिता से एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर कराए जाते हैं। इस शपथ पत्र में निम्नलिखित मुख्य बिंदु होते हैं। पहला, परिवार का कोई भी सदस्य भ्रूण हत्या नहीं करेगा। दूसरा, कन्या का ना तो बाल विवाह होगा और ना ही उसकी शिक्षा को रोका जाएगा। तीसरा, इस धनराशि को कन्या के लिए ही प्रयोग किया जाएगा। इस अनोखी पहल में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने गांव की 300 बेटियों की शिक्षा के लिए 60 लाख रुपए की धनराशि मुहैया कराई। राजस्थान सरकार ने गत वर्ष 7वीं 8वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में इस गांव को शामिल किया, परंतु इससे बहुत पहले यह गांव विदेशों में प्रेरणा का स्रोत बन गया था। डेनमार्क की सरकार ने विश्व भर के प्रेरणास्पद 110 प्रोजेक्ट्स में पिपलांत्री गांव की इस पहल को मुख्य 10 यानी कि टॉप 10 में शामिल किया था। इतना ही नहीं, उनके द्वारा प्राइमरी शिक्षा के पाठ्यक्रम में भी इस गांव की प्रेरणा का उल्लेख किया गया। एक व्यक्ति की उत्कृष्ट सोच ने न केवल समाज बल्कि पर्यावरण सुधार में अभूतपूर्व सहयोग दिया। अब प्रश्न हमसे है, क्या हम ऐसी सोच के धनी बनकर प्रकृति और समाज को धन्य करेंगे? उल्टी दिशा या सीधी, हर घर में समय देखने के लिए घड़ी का प्रयोग होता है। हर घड़ी की सुई बाईं ओर से दाएं दिशा की ओर घूमती है। इस बात से हम बखूबी वाकिफ हैं, पर यदि दीवार पे लगी आपकी घड़ी की सुई उल्टी दिशा में घूमने लगे तो आप यही सोचेंगे ना कि मेरी घड़ी खराब हो गई है। इससे पहले कि आप इतना तक सोच लें कि मेरा समय ही खराब चल रहा है, आप छत्तीसगढ़ राज्य में गोंड आदिवासी जाति के बारे में जान ले। इनकी घड़ी न केवल उल्टी चलती है, बल्कि अनोखी बात यह है कि उससे ये आपको सही समय भी बता सकते हैं। हैरान हो गए ना? जो हमारे लिए उल्टी घड़ी है, गोंड जाति के लिए वही सही घड़ी है। यह घड़ी गोंडवाना टाइम्स के नाम से चर्चित है और गोंड समाज के करीब 32 समुदायों में प्रचलित है। घड़ी में सुई की दाई से बाई दिशा को मानने के पीछे इनके कई कारण हैं। मुख्य कारण यह है कि जहां दुनिया की सभी प्रचलित घड़ियां प्रकृति के विरुद्ध दिशा में चलती है, वही गोंड जाति की घड़ी प्रकृति के नियमानुसार चलती है। इनका कहना है कि आकाश में सूर्य, चंद्रमा, तारे हो या पृथ्वी के घूमने की दिशा, ये सभी आकाशीय पिंड दाईं से बाईं ओर का ही चक्कर काटते हैं। प्रकृति में पेड़ के तने से लिपटी बेल देखें या जल स्रोतों जैसे नदी आदि में उठते भंवर, सभी दाईं से बाईं ओर घूमते हैं। इनका प्रकृति की दिशा के प्रति रुझान इस हद तक है कि यहाँ विवाह में फेरों के समय
वर वधु भी इसी दिशा का अनुसरण करते हैं। पाठकों, इनकी घड़ी की उल्टी दिशा भले ही हमारी घड़ी की सुई की दिशा ना बदल पाए, पर निसंदेह प्रकृति की ओर बढ़ती हमारी चिंतन की उल्टी सुई को जरूर सही दिशा दे सकेगी। मनुष्यों और पक्षियों का अनूठा संबंध। आज के समय में इंसानियत, संवेदना, निस्वार्थ प्रेम लुप्त प्राय से हो गए हैं। वहां बेंगलुरु से लगभग 90 किलोमीटर दूर कोकरेबेल्लूर एक ऐसा गांव है जहां मनुष्यों और पक्षियों के बीच अनूठा प्रेम देखने को मिलता है। इस गांव में कोई औपचारिक पक्षी अभयारण्य यानी कि बर्ड सेंचुरी नहीं है, पर पक्षियों के साथ गांववासियों के अनूठे संबंध ने इस गांव का नाम भारत के 21 शेष पक्षी अभयारण्य में दर्ज करा दिया है, जहां संपूर्ण विश्व में पेंटेड स्टॉर्क और स्पॉट बिल्ड पेलिकन्स नामक पक्षियों की प्रजाति लुप्त प्राय घोषित की जा चुकी है। वहां इस गांव में ये पक्षी बहुतायत में पाए जाते हैं। 500 वर्ष पूर्व से इन प्रवासी पक्षियों का यहाँ आना जाना है। सर्वप्रथम इनका प्रेम तब परिलक्षित हुआ जब वर्ष 1916 में गांववासियों ने एक भयावह बीमारी से बचने के लिए अपना स्थान बदला। देखते ही देखते ये पक्षी भी इनका अनुसरण कर उसी स्थान पर पहुंच गए। 20 साल के अंतराल में इन पक्षियों की संख्या 250 से बढ़कर 1500 हो गई है। यहाँ इन पक्षियों का अपने बच्चों की तरह पालन पोषण किया जाता है। गांव की स्त्रियां पक्षी प्रजनन के दौरान मादा पक्षी की अपनी बेटी की तरह देखभाल करती हैं। दिसंबर महीने में इनके आने से पूर्व ही ग्रामीण तालाब में इनके भोजन के लिए मछलियों का प्रबंध करना शुरू कर देते हैं। इस गांव का नाम भी इन्हीं दुर्लभ पक्षियों के नाम पर रखा गया है। कन्नड़ भाषा में कोकरे का अर्थ स्टॉर्क या पेलिकन और बेल्लूर का मतलब गांव होता है। यहाँ लोगों के घर में देवी देवताओं की फोटो के साथ साथ इन पक्षियों की फोटो भी लगी हुई देखी जाती है। गांव वालों के लिए ये पक्षी समृद्धि और खुशहाली के द्योतक हैं। पर्यटकों के लिए यह गांव इन दुर्लभ प्रजातियों के पक्षियों के कारण एक आकर्षक स्थल बन गया है। सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। इस तरह के और अधिक लेख पढ़ने के लिए हमारी मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान 3 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी में उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके पत्रिका की सदस्यता ले सकते हैं। अभी आपने अखंड ज्ञान का सत्संग सुना। सर्वप्रथम मैं इसके लिए आभार प्रकट करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप सब विश्रामदायक स्थिति में बैठ जाएं। अपने नेत्रों को बंद कर लें। अपना ध्यान सांसों पर केंद्रित करें। एक लंबी गहरी सांस पेट तक भरें। कुछ क्षण रोकें और अब पेट को अंदर खींचते हुए सांस को बाहर छोड़ दें। इस प्रकार इन आती जाती सांसों के द्वारा आप शांति के महत्वपूर्ण क्षणों का पूर्ण आनंद लें और इसके साथ साथ विचार करें कि अखंड ज्ञान से आपने आज जो सत्संग सुना है उसकी शिक्षा को आप किस प्रकार अपने जीवन में उतार सकते हैं।